हमारे देश का सबसे हीटेड टॉपिक विमेन रिजर्वेशन बिल ये अब पास नहीं हो पाएगा और आने वाले कुछ समय में भी इसका कोई भी प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये बात तय कर दी है ऑपोजिशन ने। अब आइए बात करते हैं कि एक्चुअल में हुआ कैसे। पहली बार मुझे लग रहा है कि बीजेपी के जितने भी टेन्योर रहे उन सब में से ऐसा इक्का दुक्का बार ही हुआ होगा कि कोई उनका बिल पास नहीं हुआ होगा, और कोई इतने बड़े श्रेणी पे जहां पे अमित शाह खुद मैदान में उतर के आ गए और अपने एड़ी चोटी का दम लगा दिया हो और उसके बावजूद भी ये बिल पास नहीं हो पाया। ये है पावर इंडिया के डेमोक्रेसी और संविधान की। बात इसकी नहीं है कि यहाँ पर ऑपोजिशन मानी नहीं या कुछ भी, पर बात यह है कि हम हैं एक डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर जहां पर जितना एक करंट पार्टी के पास पावर है उतना ही कहीं ना कहीं एक ऑपोजिशन के पास भी पावर है। वो अलग बात है कि अगर उसको सही ढंग से इस्तेमाल करे तो इंडिया बहुत आगे भी जा सकता है। क्या ये तो पुरानी बातें हैं, पर आइए फोकस करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या और विमेन रिजर्वेशन बिल क्यों नहीं पास हुआ। हम इतने टाइम से पार्लियामेंट के अंदर अलग अलग स्टेटमेंट सुन रहे थे जहां पे हमने सुना था कि प्रियंका गांधी कैसे बोलती है कि हम विमेन रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ है डीलिमिटेशन के, क्योंकि यहां पर बोला गया था कि लोकसभा के अंदर 543 सीट्स है। अब बीजेपी ने बोला कि 133 सीट्स जो है वो महिलाओं के लिए बढ़ानी चाहिए, तो ऑपोजिशन ने बोला कि आप एक काम क्यों नहीं करते, जो अभी करंट 543 सीट्स है उसके अंदर 133 सीट्स को आप महिलाओं को दे दीजिए। तो बीजेपी ने बोला कि जब ये 543 सीट्स बनाई गई थी 1947 के बाद से जो पहला इलेक्शन हुआ था उस टाइम पर, तब हमारे इंडिया का ओवरऑल पॉपुलेशन कुछ 36 करोड़ के आसपास था और अब 141 करोड़ के भी ऊपर जा चुका है। तो आप समझ रहे हैं कि 36 करोड़ पे अगर हमने 543 सीट्स बनाई थी, तो अब अगर हम 800 प्लस सीट्स भी लोकसभा के अंदर ले आएंगे तो दिक्कत क्या हो जाएगी। दूसरी ओर बीजेपी ने बोला कि विमेन जो रिजर्वेशन है इंडिया के अंदर, और स्पेसिफिकली अगर मैं लोकसभा में बात करूं तो कम से कम आप देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ 14 से 15% एमपीज इस टाइम पे प्रेजेंट है इंडिया में विमेन कोटा के नाम पर, राइट। तो अब इसे बढ़ाने की बारी आ गई, लेकिन दिक्कतें यहाँ पे बढ़ती जा रही थी क्योंकि इस पूरे बिल के अंदर जो दूसरा लॉ था ना डीलिमिटेशन का, दिक्कत उसमें आई। अब आप एक चीज ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर यूपी के अंदर 1 करोड़ पॉपुलेशन है, तमिलनाडु के अंदर 50 लाख पॉपुलेशन है, सपोजिटली हाइपोथेटिकली आप समझिएगा इस चीज को। अब यहां पर अगर 50% सीट हमने यूपी में बढ़ाई तो सोचिए 1 करोड़ पे 50% सीट बढ़ेगी ना, और यहां पे अगर हमने 50% सीट तमिलनाडु के बढ़ाई तो फिर वो सीट आपकी 50 लाख पे बढ़ेगी। तो एनीवे यूपी की रिप्रेजेंटेशन में यूपी के नंबर ऑफ सीट ज्यादा हो जाएंगे, वेरएज तमिलनाडु के कम हो जाएंगे। तो दिक्कत यहां पर आ रही थी, लोगों को दिक्कत ये हो रही थी कि ऐसे करते करते नॉर्थ इंडिया में सीट ज्यादा होने लगेंगे और साउथ इंडिया की जो 5 प्रमुख स्टेट हैं, केरलम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आपका कर्नाटका, इन सब जगहों में सीट्स जो है वो कम होती जाएगी। हालांकि ये जब बात अमित शाह के सामने रखी गई तो अमित शाह ने बोला कि मैं 50% इक्वल डिवीजन करूंगा सारे के सारे स्टेट्स के अंदर, पर बात यहाँ पे और दिक्कत यहाँ पे ये आ रही थी कि नॉर्थ में ज्यादा पॉपुलेशन है वर्सेस साउथ में पॉपुलेशन कम है, तो इस वजह से कभी भी वो एक कंसेंशुअल लाइन पर नहीं आ पाता। हालांकि यहाँ पर ये भी बोला गया कि आप मुझे एक बात बताइए कि ऐसे तो लोकसभा इलेक्शन के अंदर जब जब इलेक्शन होगा हमेशा नॉर्थ इंडिया ज्यादा भारी होगा। अभी भी अगर आप देखेंगे तो यूपी और बिहार के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है। अभी भी लोकसभा इलेक्शन को जीतने के लिए आपको यूपी और बिहार के अंदर आंकड़ा और अपना एक कहते हैं ना पार्टी का दबदबा बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए किसी और इलेक्शन पे काम हो ना हो पर यूपी और बिहार के इलेक्शन पे जरूर काम होता है, तभी वहां से पार्टी सेंटर के लिए तय होती है। वो बस सिंपल सा मैटर है, पॉपुलेशन का मैटर है। अब उसी तरीके से साउथ इंडिया के पास जो सीट्स है वो धीरे धीरे करते हुए कम हो जाएंगी, ये एक पूरा इशू उठाया गया। इसी बात पे कमल हसन का भी स्टेटमेंट आया जहां पर वो बता रहे थे रैली के अंदर कि वो कितने खुश हैं और ये ट्रू ट्रायम्फ है विमेन का, ये ट्रू विक्ट्री है विमेन का। एक्चुअल में कभी भी किसी को विमेन रिजर्वेशन से इश्यू नहीं थी, पर सरकार ने जिस हिसाब से डीलिमिटेशन का जो बिल सामने लाया था उसमें जो आंकड़े उन्होंने लाए थे उसमें दिक्कत आ रही थी। पहले सरकार ने 2023 में बोला कि ये जो बिल है ये हम 2027 के सेंसस के रिपोर्ट के हिसाब से करेंगे, लेकिन 2026 के अंदर सरकार ने बोला कि हमें एक काम करते हैं, हम 2011 के सेंसस के हिसाब से कर देते हैं। तो समझिए आप एक चीज कि यहाँ पर एक इतना बड़ा डिफरेंस
डिफरेंस 5-6 सालों का जो हो जा रहा है उसमें हमारी पॉपुलेशन, रिप्रेजेंटेशन, डेमोग्राफी बहुत कुछ चेंज होने लगी है, राइट? तो उस बेसिस पे करना इस टाइम पे एक न्यायपूर्वक डिसीजन नहीं था, और उसी सरकार के मुंह से जिसने खुद बोला था कि हम 2027 के उससे करेंगे। देखिए, बीजेपी का जो विमेन रिजर्वेशन बिल है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर जो डीलिमिटेशन बिल थी उसकी वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा था। एनीवे अगर आप देखेंगे तो साउथ के अंदर बीजेपी की कितनी सरकार है ही नहीं, पर नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा सरकार है। आगे जाते हुए टाइम पे लोग ऐसा भी कर सकते थे, अगर ये बिल आ जाता तो बीजेपी या फिर कोई भी पार्टी नॉर्थ पे ज्यादा फोकस करने लगती, वह साउथ का जो रिप्रेजेंटेशन है, साउथ की जो चीजें हैं वो कम होने लगती। तो इस वजह से हमारे देश के अंदर इक्वालिटी नहीं आ पाती, और जो डाइवर्सिटी है उसका यहाँ पे फायदा उठाने लगते लोग, और ये इस वजह से ये बिल अब पास नहीं हुआ। हालांकि राहुल गांधी ने इसमें एक फालतू का क्लॉज लेकर आया, उन्होंने बोला कि ये बिल एंटी इंडिया बिल है। ये बिल कहीं से भी एंटी इंडिया बिल था ही नहीं। पहली चीज, ये जो विमेन रिजर्वेशन का पहला पॉइंट था वो बहुत वैलिड था। सोचिए आज की डेट में हमारे पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर इतने कम एमपीज हैं विमेन, अगर मैं बात करूं तो महिला एमपी बहुत कम है। जब संविधान बना था उस टाइम पे अंबेडकर जी ने एक चीज बहुत स्पेसिफाई की थी कि उस पूरे के पूरे कैबिनेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो महिलाएं भी थी। जो विमेन रिलेटेड लॉज बने हैं उसमें महिलाओं का पॉइंट ऑफ व्यू, किस तरीके से उनके साथ चीजें होती हैं, एक्सपीरियंसेस, उन सब चीजों को देख कर रखा गया था, और आज की भी डेट में ये होना चाहिए। हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी लीडर्स अगर आप देख लीजिए बीजेपी के जो हैं, उसमें बासुरी स्वराज से लेके कंगना रनौत, इन लोगों ने काफी हद तक एक कहते हैं ना डिसअपॉइंटमेंट सामने लाई, और ये सब कुछ हुआ है। पर उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के लोगों को तो एक तरीके से उनकी पूरे मुझे लगता है पिछले 5-10 सालों में अपनी सबसे बड़ी जीत लग रही है। हालांकि अमित शाह ने एक चीज और बोली थी, अमित शाह ने बोला कि अगर आपको चाहिए कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करूं तो मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चेंजेस कर रहे हैं उसकी बिल की जो कॉपी है वो आपके सामने ला के रख दूंगा, आप 1 घंटे के लिए आप जो ये पूरा सेशन है इसको बर्खास्त कर दीजिए। लेकिन यही बात है ना कि ये जो पूरा बिल है इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं से ऑपोजिशन की हामी चाहिए ही चाहिए, और ऑपोजिशन इसमें हामी नहीं भरेगा, क्योंकि मैं आपको एक और सेक्ट बताती हूँ इस चीज का। कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के अंदर आती है। इंडिया अलायंस में सबसे ज्यादा जो प्रमुख प्लेयर्स हैं वो साउथ इंडिया से आते हैं, और अगर यहाँ पर ये लोग साउथ इंडियन जो प्लेयर्स हैं और स्टेट्स हैं उनके खिलाफ जाते हुए दिखाई देते, तब यहाँ पे इनकी इंडियन अलायंस को दिक्कत होना शुरू हो जाती। और अगर इन लोगों ने इनसे गठबंधन तोड़ दिया होता तो आगे जाके जो अभी अस्तित्व केरलम जैसे रीजन में कांग्रेस का है वो धीरे धीरे करके कम होने लगता। तो मुझे लगता है कि सरकार ये बिल दोबारा ला सकती है, पर आने वाले 2-3 सालों में तो नहीं ही आएगा। और इसके अंदर जो यूनियन टेरिटरी लॉ है, जो डीलिमिटेशन लॉ है, मुझे लगता है उसके फ्रेमवर्क को और ज्यादा अच्छी तरीके से सामने प्रेजेंट करना चाहिए। ये बिल इतना इजी नहीं है जितना रखा गया है सामने। हम हमेशा फोकस क्या कर रहे हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ, पर एक्चुअल में विमेन रिजर्वेशन से सही में ऑपोजिशन को कोई दिक्कत नहीं थी। अगर महिलाएं ऊपर जाएंगे तो उससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, पर जो डीलिमिटेशन बिल है उससे सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज समझनी होगी कि पूरा का पूरा चीजें नहीं चेंज होंगी, पर आप समझिए कि 543 सीट्स में से 800 सीट पर जब अगर आप पहुंचेंगे उस टाइम पे, अगर आप समझिए कि अगर रवि किशन को आप मान लीजिए, वो कम से कम गोरखपुर में उस एरिया के साइड से एमएलए है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा कि उसी एरिया से एक और एमएलए आ जाएगा, तो अब रवि किशन के पास कितनी सीट्स होंगी या फिर कितनी जनता या फिर कितना एरिया होगा वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और दूसरे जो एमएलए है उसके पास कितना एरिया होगा वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसकी वजह से लोकसभा इलेक्शन के अंदर काउंटिंग और इन सब चीजों में एक तरीके की कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है। तो सरकार का बिल तो बहुत अच्छा था, पर डीलिमिटेशन के मामले में जिस हिसाब से कहते हैं ना कि बाउंड्रीज को और कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बढ़ाना था, उसके लिए जो फ्रेमवर्क था वो क्लियर नहीं था, इस वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया। आगे देखते हैं कि आने वाले टाइम में महिला संरक्षण के लिए क्या क्या नई प्रैक्टिसेस बीजेपी लेकर आती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ